ये यूजीसी नेट का सिलेबस है और ये वो सिलेबस है जो एमपी सेट सोशल वर्क को भी लागू करता है ना। तो यूजीसी नेट प्लस एमपी सेट दोनों। लेकिन आप लोग ध्यान रखें क्योंकि एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है। तो और इसका एग्ज़ाम तो जाएगा आपका दिसंबर में, ये तो तय है। तो मैंने यहाँ अभी तक आपको जो पहला पॉइंट है समाज कार्य को, ये क्लियर कर दिया है। ऐतिहासिक विकास भी क्लियर कर दिया है। सामाजिक सुधार और व्यवसाय समाज कार्य का भी कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। सारे सब लोगों के बारे में बताया भी है कौन कौन से समाज सुधारक वगैरह हैं। आज हमने भारत में समाज कार्य व्यवसाय के रूप में देखा था कि व्यावसायिक समाज कार्य की प्रक्रिया क्या क्या है, इनके बारे में पढ़ा था हमने। अब इसमें जो है एक मान्यता रह गई है, मूल्यपरक अभ्यासकर्ता की मान्यता, सक्षमता और आचार संहिता। ये तीनों पॉइंट कल 1 घंटे की क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, थ्योरीज हैं कुछ। थ्योरीज कौन सर कौन सी क्लास हैं? रिकॉर्डेड है क्या? यहाँ पे आवाज रिकॉर्ड, साफ नहीं आ रही है ना? हाँ हाँ रिकॉर्डेड है। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए आप। ये थ्योरीज हैं। देखो, एक प्रिंसिपल होता है, एक थ्योरी होती है ना। जो व्यक्तिकरण का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत पढ़ते हैं, वो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल होता है। ये थ्योरी है। आप पढ़ेंगे लेन देन का सिद्धांत, जिसको विनिमय कहते हैं, जॉर्ज होमस का, ठीक है। अस्तित्व परक का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, शेरोन किरकेगार्ड का नाम, ठीक है। कार्ल रोजर्स का पढ़ेंगे आप सभी लोग, क्लाइंट सेंट्रल थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरीज की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो कुल टोटल जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, लगभग 10+ थ्योरीज इंपॉर्टेंट के रूप में मैंने रखा है, उन थ्योरीज को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। और ये थ्योरीज आपके लगभग 1 दिन पूरी क्लास लेगी। थ्योरी 1 घंटे की पूरी लेगी आपकी। तो जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी, खास कर मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर समझ लीजिए। थ्योरी का नाम याद रखें, उसका वर्ष याद रखें, और उसका उद्देश्य क्या है, किस काम से वो थ्योरी आई है। यह 3 बातें अगर आपको पता रहेगी ना, तो समाज कार्य की जितनी भी थ्योरी है आपका क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फिर, ठीक है। ये थ्योरीज आपको ध्यान रखनी है, 10+ थ्योरीज, मैं इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो 1 दिन की ये क्लासेस हैं। और समाज सर एक का, क्लास, जी, सर क्लास एमपीपीएससी है या नेट की, यूजीसी नेट की? अभी एक बार सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये यूजीसी नेट एमपी सेट का बता रहा हूँ मैडम, थोड़ा सा सुनिए। तो ये जो समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग है, बदलता हुआ प्रसंग का मतलब ये होता है कि आज के समय में नए नए दृष्टिकोण आ रहे हैं समाज कार्य में। आज के टाइम में 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, आज के समय में नए नए प्रसंग आ रहे हैं। और वो क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सोशल वर्क में, उन पर बात हम करेंगे। तो ये आधे घंटे की क्लास है, नवीन दृष्टिकोण, प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ, ठीक है। केवल आपको बताना है कॉन्सेप्ट के आधार पर। और यहाँ मैं आप लोगों से बताऊँगा कि समाज कार्य अभ्यास पर कैसे आप काम करेंगे परिवार के साथ, ठीक है। उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम है, 2-3 कार्यक्रम बताऊंगा इंपॉर्टेंट बस। बाल एवं युवा कल्याण, उन वो इम्पॉर्टेंट है। उद्योग और वृद्ध व्यक्ति और दिव्यांग, पर्यावरण, महिला कल्याण, ये तो ये भी 1 दिन की क्लास है पूरा, क्योंकि ये क्षेत्र है ना। तो 1 घंटे की क्लास ये है, 1 घंटे की क्लास आपकी ये है, और 1 घंटे की क्लास आपकी ये है, और 1 दिन की 1 घंटे क्लास ये है। तो मान लीजिए 4 दिन में आपका ये जो है ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, 4 दिन में। यूनिट नंबर 1 कवर। तो मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक मैं आपको थोड़ा आराम से इसलिए लेके चल रहा हूँ, पूरी डीप में जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, कंटेंट इसलिए प्रोवाइड कराऊंगा पूरा डीप में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं 1 से लेकर 5 में। लगभग 70%, कभी 80% यूजीसी नेट क्वेश्चन कवर कर लेता है इसी 1 से 5 तक का यूनिट, है ना। 1 से 5 तक यूनिट में कवर कर लेता है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात रही इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप प्रतिदिन क्लास लीजिए। अगर मैंने आज अगर आपसे एक कोई बात इम्पोर्टेंट बताया है, तो सोचिए अगर वो बात आपको अगर याद हो गई, तो आपका समझा क्लास लेना सफल हो गया, है ना। तो 1 दिन में मेरी जितनी क्लासेस हैं, अगर आप उससे अच्छे से क्लियर, अगर आप बढ़िया से 2-3 बातें ही केवल नोट कर लीजिए, उसको याद रखिए बस। ये नहीं कि अगर आज हमने केवल पढ़ा है बस 2 दिन बाद भूल जाए, इसका मतलब नहीं। इसको बार बार रिवीजन करें। तो ये फ़ायदा होता है सोशल वर्क की पर डे क्लास लेने की, ठीक है, पर डे क्लास लेने की, ये बेनिफिट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार कंसेप्ट बता दीजिए आप लोग।
मैंने केवल यहाँ पे यूजीसी नेट और एमपी सेट का जो है सिलेबस को बताया है, और मैं अभी आप लोगों से जो है बातचीत करने वाला हूँ प्रश्नों पर, प्रैक्टिस पर। और आज फिर हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये 100 क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे गए थे अभी जनवरी 2023 में, ठीक है। 28 जनवरी 2023 को आरपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न जो है पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हो? बताइए, फिर स्टार्ट करें। यस सर। बता दीजिए सभी लोग। जी सर। ओके यस सर, ठीक, तैयार है। चलो फिर ठीक है, शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन रह गया था, मैंने वो करवा दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक भी मैंने आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दिया है ना। चलिए अब बताइए आप सभी लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न कहता है फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो आनंद से सिद्धांत को शासित होता है वह डैश में बताइए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर? सर फर्स्ट। ऑप्शन ओके, इदम सर। ऑप्शन ए की तरफ बच्चे कह रहे भाई, क्या बात है। और भी कोई बच्चे बताइए जरा, ऑप्शन ए ही सही है क्या? चेतन सर। जी सर, इदम। एक ओके, करेक्ट एक जवाब। ही सही। फर्स्ट हाँ, जो इदम, आनंद इदम। का सिद्धांत पर आधारित है वो इदम है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के 5 स्तर बताया है सिगमंड फ्रायड ने। जरा बताइए कौन कौन से स्तर है इस बार? चौथा है सर, मौखिक, गुदीय, लैंगिक, अंतरिम और जनना। चौथा। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो बड़ा इजीली आप इस प्रश्न को ढूंढ पाएंगे आंसर, कि ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी और जेनेटिकल जो है ये स्टेज है सिगमंड फ्रायड के 5 स्टेज। ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। बताइए, ये प्रश्न जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा तो निश्चिंत रहें, ये सारे टॉपिक अभी होने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं होने वाले, ये टॉपिक होंगे, उत्तराखंड में भी होंगे और यूजीसी नेट में भी होंगे ये क्लासेस, है ना। मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है जो मानसिक विकार का अध्ययन करता है। बताइए वो किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड रिपीटेड है क्वेश्चन। नैदानिक मनोविज्ञान। क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, यहाँ आपने कहा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, और सही जवाब दिया आपने नैदानिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक का सिद्धांत है, ये बात आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है। पहला, हालांकि मैं आपको बता दूं, एक किताब आई थी एस के मंगल की, जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था था उसमें उसने बताया था वस्तु अस्थायित्व को लेकर। लेकिन इस बार एनटीए यूजीसी नेट ने क्या कहा कि जो संवेदी अवस्था है जीन पियाजे की, उसमें पाया जाता है अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व। और वस्तु अस्थायित्व क्या होता है आपको पता भी होगा, ये चीज़ें है ना, आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है इसके बारे में। तो यहाँ जरा प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा गया सही? फर्स्ट है सर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जहाँ नई सूचना 2 प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। हाँ, आत्मसातीकरण और आत्मसातीकरण और सामंजस्य। बिल्कुल, बहुत सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मैं बताऊं, जब संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया ना अनुकूलन, उसने जीन पियाजे ने, तो उसमें एक शब्द लिखा अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है एडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अनुकूलित कर लेना। तो उसी का ये 2 पार्ट बने, 2 प्रक्रियाएं बनी। और ये 2 प्रक्रियाएं बनी सूचना। व्यक्ति जो है सूचना जब किसी वातावरण में अनुकूलित हो जाता है ना, तब वो सूचना क्या करता है, अर्जित करता है, तब वो सूचनाएं अर्जित करता है। और उन्हीं में 2 कॉन्सेप्ट बताया, एक बताया आत्मसातीकरण और एक में बताया सामंजन। जरा एक बार अनामिका यादव बताइए, बताइए क्या होता है आत्मसातीकरण? नहीं पता सर। नहीं पता? अरे भाई, अगर नहीं भी पता है तो आप बताएं, अब उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और यदि पता है तो फिर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए अच्छा, कोई और बच्चा बताए जरा भाई। एडॉप्शन सर। एब्जॉर्प्शन। एडॉप्शन। ओके ओके, एडॉप्शन आप यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन। देखिए जीन पियाजे ने जब संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को इन्होंने जिक्र किया,
तो उस दौरान में इन्होंने एक जामंजन को संगठन की प्रक्रिया का रूप दिया, और दूसरा पार्ट इन्होंने एक अनुकूलन के रूप में रखा। अब इसी संगठन और अनुकूलन के दो भाग बताएं। अनुकूलन में एक आत्मसात वाली प्रक्रिया आई और एक समायोजन वाली प्रक्रिया आई। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, एक आत्मसात वाली प्रक्रिया आई और एक सामंजन वाली प्रक्रिया आई। आत्मसात बेसिकली उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं कोई चीज़ अगर आप सीख रहा हूँ, ठीक है, और उसमें नई चीज़ें ला दूँ। मेरा कहने का मतलब कि बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामान्य स्थापित होने के लिए पहले जो सीखी हुई चीज़ें थी उन क्रियाओं को अपने नए जानकारी उसमें डाल देता है। तो पुरानी जानकारी के साथ साथ नई जानकारी को कर लेता है इन्वॉल्व उसमें, तो वो आत्मसातीकरण होता है। और मैं जब कहता हूँ पहले सीखी हुई क्रिया किसी काम की नहीं है, पहली सीखी हुई क्रिया किसी काम की नहीं है, अब बालक अपनी योजना और व्यवहार से परिवर्तन लाकर वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है, तो उसे हम समायोजन कहते हैं या सामंजन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई? आत्मसातीकरण और समायोजन नहीं समझ में आया फिर से पूछो, फिर बताऊंगा, और इस बार सरल शब्दों में बताऊंगा। बताइए। बता दी। कर दीजिए। ठीक है, बता ध्यान। दीजिए सर। मैंने आपसे कहा, जैसे आपने क्या किया, जिन बच्चों ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, उन लोगों ने पढ़ा होगा जीन पियाजे का, मैं इसी का उदाहरण दे रहा हूँ, जीन पियाजे का संवेदीय अवस्था में जो है वस्तु अस्थायित्व के बारे में इतना पढ़ा होगा। अब इस बात को बड़ा ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा, मैं बहुत ही ऐसी चीज़ों को रिलेट करके बताना चाहता हूँ जिससे कि आप आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो आपने ये सीखा था, जब जून में मैं क्लासेस आप लोगों को ले रहा था तो उस दौरान आप लोगों ने ये सीखा था, ठीक है, कि संवेदी अवस्था में वस्तु अस्थायित्व पाया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों ने सीखा था पहले, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसी के अंतर्गत जीन पियाजे की थ्योरी में मैंने कहा कि वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है बालक। मैंने कहा आपसे कि परिचितों को देखकर बालक मुस्कान करता है ना, स्वागत करता है बालक। परिचितों को देखकर भय का भी प्रदर्शन करता है बालक। धीरे धीरे आयु के साथ अपनी संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है बालक। मैंने इतनी बातें बताई। अब ये सारी बातें वस्तु अस्थायित्व वाले कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जो संवेदी पेशी अवस्था का स्टेज कहलाती है। संवेदी पेशी अवस्था जो है 0 से लेकर 2 वर्ष की है, 0 से लेकर 2 वर्ष की है। तो अब आपने क्या कहा कि संवेदी पेशी अवस्था में सर ने 2-3 बातें और बता दिया कि देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के माध्यम से बालक का स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ये भी जानकारी उसी अवस्था में होती है। तो यानी आपने पिछला ज्ञान और अभी का ज्ञान जोड़ दिया, वह पार्ट बना क्या? आत्मसातीकरण। अब मैंने आपसे कहा कि समायोजन की प्रक्रिया में कि आपने वस्तु अस्थायित्व तो पढ़ा था, लेकिन अब मैं यहीं पर अगर जिक्र करूं आप लोगों से, मैंने कहा कि छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है बालक। अब ये आयु जो है 0 से लेकर 2 वर्ष की आयु है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, तो ये इसमें आता है। परंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे कोई रिलेट नहीं है, क्योंकि मैंने शब्दों उसकी भाषा पर बल दिया है, या मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जो कि पहला आपको मैंने बताया वो संवेदी पेशी अवस्था की आई थी। अब मैं आपसे जो बातें बोल रहा हूँ खिलौने का अनुसरण करने का, वो तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे की। इसके मतलब कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो दूसरी अवस्था की बात थी और ये दूसरी अवस्था की बात बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पर ज्ञान किसी काम का नहीं हुआ तो वो समायोजन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुआ।
अब बालक क्या करेगा वहाँ पर, वातावरण में खुद को स्थापित करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा और वहाँ से परिवर्तित करके उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा, तो वह समायोजित का पार्ट बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षमता का विकास नहीं होता, इसलिए आपका बी वाला गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अभिपुष्टि और सामंजन की बातें नहीं है, आत्मसातीकरण की बात है, लेकिन मन प्रेरक विकास का सिद्धांत नहीं दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। अब बताइए, समझ में आया? जी सर। जी। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 अधिगम। अधिगम है, अधिगम लर्निंग अधिगम कहलाता है, सर, लर्निंग कहलाता है, बिल्कुल लर्निंग। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। आप देखो, आपने अल्फ्रेड बीनेट का नाम सुना है? मानसिक क्षमता परीक्षण मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में आता है? क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धि जी सर, बुद्धि। अल्फ्रेड बीनेट का नाम बुद्धि से रिलेट होता है, जो कि अभिप्राय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य अंतर के बारे में सांस्कृतिक विश्वास को क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, बड़ा अच्छा जेंडर सवाल है। स्टीरियोटाइप नंबर सी। जेंडर हार्ड। क्यों जेंडर रूल नहीं कह सकते हो आप? भूमिका होगा सर, रोल होगा, जेंडर रोल। बताइए जरा। जेंडर भूमिका। बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ महिलाओं और पुरुषों के मध्य अंतर के बारे में सांस्कृतिक विश्वास को क्या कहेंगे? तो जेंडर भूमिका कहेंगे, जेंडर रोल कहेंगे। यह आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही है। सर यहाँ पे सांस्कृतिक विश्वास की बात हो रही थी, इसलिए शायद स्टीरियोटाइप। नहीं नहीं नहीं, यहाँ अगर आप जेंडर लगा रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा जेंडर स्टीरियो टाइप? यहाँ तक कि जो पुरानी मान्यताएं हैं सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब जेंडर को लेके जो पुरानी मान्यताएं हैं सर, कुछ उनको लेकर कहा जाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या क्या मान्यता है? चलो अच्छा, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। देखो, आपने सही बताया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप ये बात कह रहे हो पुरानी मान्यता है, ठीक है, तो यही ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब बात आपके जेहन में ये है कि सांस्कृतिक विश्वास को क्या कहते हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, ये जो स्टीरियोटाइप्स आप देखते हैं ना, ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। ऐसे विचार हैं जो लोगों के पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर होता है, जैसे कि सभी पीढ़ियों के पुरुषों और महिलाओं को कैसा होना चाहिए और क्या करने में सक्षम है। इस तरीके की जो शब्द रिप्रेजेंट होता है, वो लैंगिक रूढ़िवादिता को बताता है। आपने पहले से विचार बना लिया हो, अगर लड़कियां हैं वो होम साइंस पढ़ेंगी, पहले ही आपने ये सब कुछ कर लिया तय। लड़के हैं मैथ पढ़ेंगे। अपने कल्पना के आधार पे जब कोई विचार आपने यहाँ पे अपने मन में पहले से बना लेते हैं, तो वो रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है ना? जी सर, क्लियर हो तो गया मैं सर। आपसे कहूँगा कि यहाँ गलत जवाब होगा, आप अगर ऑप्शन नंबर चुनाव करेंगे 3 का तो। जी सर, गलत हो गया एक्चुअली। मतलब सर यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब इसको लेके नहीं, टैबूज को लेके बात नहीं हुई है, तो इसलिए। हाँ बिल्कुल, जब स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार और भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण का कारण होता है, वही जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। और वो क्या है, इस बात से भी आप रूबरू हैं। मैंने कह दिया पहले भी कि लड़के मैथ पढ़ेंगे, लड़कियां होम साइंस पढ़ेंगी, आपने पहले ही धारणा बना लिया है कि नहीं? ये गलत कॉन्सेप्ट के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका पहला होगा, यहाँ गलत होगा। यहाँ अगर सवाल में ये लिखा होता, अगर सवाल में
कहता कि समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण को कारण बनता है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनता है। ऑप्शन नंबर 3 फिर करेक्ट है ना, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 8, दुर्खिम की 3 प्रकार की आत्महत्या की व्याख्या बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रकार आत्महत्या। देखिए थोड़ा तीव्र गति से चलिए, मैं व्याख्या आप लोगों से नहीं करना सर। चाहता हूँ फिर भी। जी सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब। चलिए मैं 1 बताता हूँ, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 सर, अहमवादी, परार्थवादी, हाँ। असामान्य, आदर्शहीन। अहमवादी, परार्थवादी और असामान्य। असामान्य को आदर्शहीन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश प्रतिपादित करता है कि प्रारंभिक जीवन के अनुभवों का वयस्क व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत होगा कि मनोविश्लेषण की व्यवहार संशोधन की अस्तित्वगत। यही सेरोन मनोविश्लेषण का सिद्धांत सर। बिल्कुल। देखिए मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का ना, उसने कहा है कि प्रारंभिक जीवन के अनुभव का वयस्क व्यवहार पर प्रभाव डालता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट। भावना को 2 मुख्य प्रकार से वर्णित किया गया है, एक प्रभाव एक मनोदशा। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से इफेक्ट और मूड अपना रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशन में, जरा बताएं आप लोग। प्रभाव लघुकालिक भावनात्मक प्रक्रिया है और मनोदशा सतत भावनात्मक प्रक्रिया। ओके, चौथा सर। चौथे की तरफ आप लोग जा रहे हैं। दूसरा सर। देखिए जो प्रभाव है ना, वो सही किसी बच्चे ने बताया है लघुकालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया होता है, दैट इज राइट। प्रभाव कम समय के लिए होता है, लेकिन कोई अगर कंडीशंस है, रिस्पॉन्स है, तो वो बेसिकली सतत भावनात्मक प्रतिक्रिया में रिप्रेजेंट होता है, लॉन्ग टाइम में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर 2 ही सही है ना। आईक्यू का स्तर दिया गया है, आपको पता है ये आईक्यू के स्तर के बारे में आप जानते हैं? आईसीडी का नाम सुना है आप लोगों ने? आईसीडी 10 सर आपने। जरा एक बार मुझे बताइए, मंदता का स्तर, निष्पादन का स्तर। निम्न का सर शिक्षा योग्य। ओके। मध्यम का प्रशिक्षित करने योग्य। ओके, यहाँ अगर और मैं आपसे गंभीर। बात करूँ, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर मैं जिक्र करूँ, सबसे पहले प्रोफाउंड होता है, फिर उसके बाद सीवियर होगा, सॉरी हाँ, सबसे पहले प्रोफाउंड, फिर सीवियर, फिर मॉडरेट, फिर माइल्ड, फिर बॉर्डर लाइन, फिर माइल्ड, फिर जनरल, ये फिर जनरल। लाइन होते हैं। ये एक ICD-10 का एक प्रकार से लेवल बनाया गया है, लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का लेवल बनाया गया है ये, ठीक है। तो उसने कहा कि जो ये 20 से, अब देखो IQ इसने बताया है 20 से नीचे, अब 20 से जो नीचे हैं, निश्चिंत रहिएगा आप सभी लोग, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, समझ सब कुछ आएगा, केवल आप ध्यान दीजिएगा बस। अगर 20 से नीचे है तो जाहिर सी बात है वो बच्चा जो है क्या है, वो प्रगाढ़ है। अब प्रगाढ़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो बेसिकली जीवन रक्षक के निष्पादन, जीवन रक्षक को। हाँ, अब जीवन रक्षक क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ आप मेरे ऊपर पूर्णतः निर्भर हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी IQ लेवल ही 20 है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, निल हूँ, कोई कार्य नहीं कर सकता, मैं कोई भी A to Z कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। इस बात को ध्यान से समझिए, जीवन रक्षक को रिप्रेजेंट करता है प्रगाढ़। लेकिन जब मैं सीवियर की बात करता हूँ तो 20 से 35 आता है इसकी IQ, ये सीवियर, और ये गंभीर होता है, और गंभीर रिप्रेजेंट करता है निर्भर। अब मेरी IQ थोड़ी सी बड़ी है, मेरी IQ थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मेरी IQ जब 30 से 35 के बीच में आती है तो मैं कुछ काम में निर्भर हूँ, कुछ चीज़ों में आत्मनिर्भर हूँ। तो पूर्णतः रूप से आत्मनिर्भर ना कहकर मुझे अगर मैं निर्भर पर कहूँ तो करेक्ट होगा। जैसे खाना खाने की बात हो जाए, टॉयलेट ट्रेनिंग को, सॉरी ट्रेनिंग इसमें नहीं आएगा, टॉयलेट वगैरह की बात हो जाए, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, मैं किसी थर्ड पर्सन पर निर्भर हूँ, मैं किसी थर्ड पर्सन पर निर्भर हूँ। प्रगाढ़ भी उसी पर है, लेकिन वो बेड पर है। प्रगाढ़ जो है जीवन रक्षक मतलब वो बेड पर है, लेकिन गंभीर बेड पर नहीं है, वो किसी पर निर्भर है, वो किसी पर निर्भर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, इन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, खासकर जो गंभीर बच्चे हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन प्रगाढ़ वाले बच्चों को नहीं, है ना, उन वाले बच्चों को नहीं दिया जाता है। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं मॉडरेट की, जहाँ 35 से 50 IQ आती है,
इसमें अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ये प्रशिक्षित होते हैं। इनको क्या किया जाता है, इनको ट्रेनिंग करने योग्य बनाया जाता है। इनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, ईटिंग ट्रेनिंग हो गई, एट्सेट्रा। अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई के बारे में भी, तो ट्रेनिंग देंगे, मतलब उसको एक प्रकार से अनुकरण कराने वाली प्रक्रिया होगी ट्रेनिंग में। और जो 50 से 70 होगा उसमें हम इसे शिक्षा बनाएंगे, शिक्षा देंगे। शिक्षा का मतलब ए से लेकर जेड तक पढ़ाना चाहेंगे, एजुकेशन 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग दे सकते हैं, टेबल भी दे सकते हैं, लेकिन हार्ड पे नहीं लेके जाएंगे, सिंपल पर ही लेके रहेंगे। इनको हार्ड वगैरह थोड़ा सा शिक्षा योग्य, प्रशिक्षण योग्य बनाने की जब बात करते हैं तो बॉर्डर लाइन पे आता है। तो शिक्षा प्लस प्रशिक्षण दोनों प्रक्रिया शामिल होती हैं कहाँ पर, बॉर्डर लाइन पर। बॉर्डर लाइन जिसकी IQ होता है 70 से 90, और 90 से 110 जो जाता है वो आपका क्या कराता है, सामान्य, जैसे हम लोग हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सही जाएगा यहाँ पर डी वाला, है कि नहीं, बताइए एक बार। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल कहता है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निर्देश न्यायालय में, बहुत अच्छा सवाल आ गया, फिर रिपीट, ये बड़ा कई बार रिपीट होता है। डैश है और व्यक्तियों के पक्ष में डैश है। कल किसी बच्चे ने जाते जाते भी पूछ लिया था, वाद योग न्याय वाद योग नहीं है, ठीक है। ज़रा बताइए भाई, DPSP से रिलेट करते हुए थोड़ा सा सवाल आया हुआ है, ज़रा स्पष्टीकरण करिए। सर 12 नंबर परिवर्तन ओके, जी बताएं। सर 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन छूट गया। छूट गया है क्वेश्चन? जी सर। हाँ सर। ओके ओके, अच्छा ऐसा क्या हुआ, बेसिकली मैं बताता हूँ कि UGC नेट में ना सोशल वर्क में पहले हिंदी फिर इंग्लिश आता है, मैंने वही सोच के आगे बढ़ गया, है ना। चलो 12 पे देखिए, अधिनियम एक तरफ दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की बात करता हूँ अगर मैं आप लोगों से, तो ये 2017 सर। 2017 चलो अच्छा 2017। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की 2010 बात सर। करते हैं तो क्या होना चाहिए, 2010। 2010, बहुत बढ़िया। अच्छा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात 1956 1956 सर। मानवाधिकार 1993। मानवाधिकार 1999। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा सर, तीसरा। तीसरा, वेरी गुड। मनोवैज्ञानिक विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। हाल ही में बुद्धि का अर्थ विस्तार हो रहा है, और बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार गलत है? आध्यात्मिक बुद्धि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, रास्ते को किसी अन्य वास्तविक को नकारने के बारे में है। ऑप्शन आपका पहला सर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 का, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आध्यात्मिक बुद्धि ईश्वर पर पूर्णता विश्वास, कट्टर अस्तित्व और किसी अन्य वास्तविकता को नकारने के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पर ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। UDHR का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब बताइए। 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत सरल सवाल, जवाब भी आपने सही दिया है। सूचना का अधिकार अभियान का नेतृत्व इसके लिए अरुणा राय सर। अरुणा राय, बिल्कुल अरुणा राय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरुणा राय का ही नाम आएगा। ये सवाल 16 नंबर का सवाल आ गया, बताइए जरा जवाब इसका करेक्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए, निर्देश जो होता है DPSP का ना न्यायालय में, वो क्या होता है, अप्रवर्तनीय होता है और कोई न्यायोचित अधिकार सृजित नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सामाजिक विधान का उद्देश्य बताइए। सामाजिक समस्याओं को हल करना, ठीक है भाई, और उद्देश्य बताना है ना, यही तो। समसामयिक आवश्यकताओं को वर्तमान में कानून के बीच में खाई को पाटना, ये भी उद्देश्य हो गया। कानून बनाना, ये भी उद्देश्य। कॉमन, यहाँ पे सभी उद्देश्य हैं। इसमें कॉमन नंबर मिले थे 17 नंबर का सवाल पर, है ना, गलत आ गया था। इसमें पूछना चाहिए था कौन सा नहीं है, एक ऑप्शन डालना चाहिए था उसको। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक कानून की आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? चलिए भाई 18 देख लीजिए एक बार, ये भी क्वेश्चन गलत आया हुआ है। 18 भी कॉमन नंबर दिए गए हैं सबको, इसमें भी सभी हैं, सुनिश्चित गलत कोई नहीं। समाज कल्याण को बढ़ावा देना,
वांछित परिवर्तन लाना, ये भी सही बात है। सामाजिक आर्थिक रूप से लाभान्वित समूहों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना, ये भी सही है। सब करेक्ट है, इसमें भी गलत कोई नहीं आया, तो ये भी कॉमन नंबर सभी बच्चों को मिलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच किस प्रकार का संगठन है? वेरी वेरी मोस्ट गैर सरकारी सर, गैर सरकारी। ओके, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, गुड। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ। पाँच। ओके, पाँच। ऑप्शन 4। बोलने भी दिया करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर सही जवाब आपने दिया है 4, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? भाग 4 आपका सही है ना? 4। 5 कौन बोल रहा था बीच में भाई? 5 सर ABC सर। अच्छा, ABC। तो पढ़ा अच्छा, क्वेश्चन समानता नंबर अधिकार ABC सर। हाँ, ABC है, विकास का अधिकार है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, है ना। बताइए अगला सवाल। ब्रायन एस टर्नर ने अपनी एक किताब लिखी इक्वलिटी, और उसमें कहा कि आधुनिक नागरिकता के संदर्भ में 3 आयाम होते हैं। बताइए जरा 3 आयाम कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 22। नागरिकता, राजनीतिक नागरिकता, सामाजिक पहला नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला करेक्ट है। एक तरफ विधान है, एक तरफ वर्ष दिए गए भाई। चलिए बता दीजिए विधान और वर्ष के बारे में सही जवाब क्या होना चाहिए? बताऊं, अगर मैं 1986 कहूं, किशोर न्याय अधिनियम, यस सर, पहले वाला। अनैतिक व्यापार ठीक है रोकथाम सर। अधिनियम को 1961 बोलूं, यस सर। 1961 कितना बनेगा? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कितना बनेगा भाई? 1961 अरे दहेज 56 निषेध होगा, 56 56 होगा। हाँ, दहेज निषेध अधिनियम की बात करेंगे तो 1961 हाँ 1961, और इसको करेंगे तो 1921, बाल विवाह 29 सर। अब बताइए। 29 सर, 29। हाँ 29 लगाया है। बताइए ऑप्शन। दूसरा सर, दूसरा ऑप्शन सही गया, ओके। सेकंड कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की प्रविधि नहीं है? बताइए, समाज कार्य सामुदायिक की प्रविधि विकास, सामुदायिक विकास। क्यों सामुदायिक तीसरा विकास? सर, ओके, सामुदायिक विकास सर। तो क्या होना चाहिए था? सामुदायिक संगठन। तीसरा सर। सामुदायिक संगठन होना चाहिए था, जो कि सामुदायिक संगठन दे रखा ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया। बोला करो ना हाँ या ना। जी सर। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? अब बताइए चलिए। कठोर संगठन। सेकंड वाला सर। कठोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी। देखो अच्छा बताओ, कहाँ से कहोगे कि सोशल वर्क का सवाल टफ है? बताओ, सवाल है कह रहा है कि अब बताओ, सिंपल सी बात है ना, यही तो होना चाहिए, कठोर थोड़ी होना चाहिए कोई चीज़, सिंपल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन के से संबंधित है? सही कूट बनाइए सामुदायिक संगठन। ए और सी सर। सभी ABC सभी। हाँ सर। सभी है सर। भाई स्थानीय होगा, सामाजिक प्रयोजन और सामाजिक क्रिया होगा। रोशमैन ने क्या बोला था? रोशन ने क्या कहा है? यही ना कहा है रोशन ने। ऑप्शन नंबर खुशी हाँ बैठ के आगे चीज देख यार। ठीक है, मैम म्यूट होके बोल दिया करें आप लोग। म्यूट हो जाओ। अनम्यूटे में बोल देते हैं कुछ भी। आए चलो, मैम तो अनम्यूट होके बोल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, सामुदायिक संगठन के चरण बता दीजिए। लिंडेमैन का चरण है ये, लिंडेमैन का चरण है भाई। समस्या की पहचान डी वाला सर। दूसरा सर। सेकंड सर। सेकंड इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल। नागरिकों व्यक्तियों के मध्य संबंध जो पारस्परिक विश्वास, नागरिक जुड़ाव और सामाजिक एकजुटता के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संगठन। सामाजिक पूंजी कहते हैं भाई, सामाजिक पूंजी। सामाजिक सामाजिक पूंजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना कौन बच्चा बताएगा? 1951 51 से 56। ऑप्शन बी सर। देखो, ये सोशल वर्क के सवाल मैंने नहीं बनाए हैं, आरपीएससी आयोग ने बनाए हैं। इतने सरल सरल प्रश्न, ऐसे केवल यूजीसी को छोड़ दीजिए, बाकी कोई मेडिकल सोशल वर्क का पेपर दे के आएंगे जब भी ना, कहेंगे हाँ कोई पेपर। केवल यूजीसी की इसलिए मैं कह रहा हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि यूजीसी में अप्लाइड प्रश्न पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और प्रश्न का अगर कोई सोशल वर्क का देखना चाहे ना, सोशल वर्क का प्रश्न, तो यूजीसी का पेपर ओपन करें,
है ना। अगली बार आने वाला है फिर पेपर दिसंबर में देखना, फिर पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से पेपर आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप मेडिकल सोशल वर्क उत्तराखंड का देने जा रहे हो या एम्स का देने जा रहे हो तो बड़ा आसान सा लगते हैं और इजी आते भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके सामने है, समुदाय के बारे में बताइए गलत क्या है। 30 समुदाय स्थायी नहीं है। फर्स्ट वाला। ऑप्शन ए सर। हाँ, अस्थाई फर्स्ट वाला। नहीं है, ऑप्शन पहला ही सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा है, बताइए, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने कहा है, पहली बात तो ये सही है। बेकायदा पेज। फिर सामाजिक चौथा संबंध सर। में हम की भावना पाई जाती, बोगार्ट्स ने कहा है। ऑप्शन कौन सा सही है? 4 चौथा सर। है ना, 4 सही है। सरल सरल प्रश्नों से रूबरू हो रहे हैं आप लोग। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक न्याय किसको कहेंगे आप 32 में? दूसरा है सहभागिता, तीसरा है समानता, चौथा है अधिगम। चौथा है अधिगम, ठीक है। और यहाँ पे फिर कूट मिल जाएंगे आपको। समानता। पहला क्या था? सामाजिक न्याय। देखिए ये ना सामाजिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यवाही करके लोगों को योगदान और विकास करने वाले कौशल और ज्ञान को विशेषज्ञता की पहचान करना। ये तो सही नहीं है होगा। सर। ये नहीं होगा सामाजिक न्याय। ये नहीं है सर। और फिर क्या कह रहा है? पर्यावरणीय समस्याओं से कार्रवाई करके लोगों का योगदान करना, नहीं कौशल सर। में विशेषज्ञता की पहचान करना, लर्निंग होना चाहिए। आई थिंक देखो अधिगम है, अधिगम करेक्ट होना चाहिए। ये वाला होगा। हाँ, ये लर्निंग आपका सही होगा, है ना, यहाँ पे लर्निंग जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तियों के दृष्टिकोण में संस्थानों और समाज को प्रथाओं को चुनौती देना जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और हंसिए पर डालते हैं, और ये जाएगा आपका समानता। सहभागिता। नहीं, समानता पर जाएगा, ये समानता की बात कर रहा है। देखिए ना, समाज और प्रथाओं को चुनौती देना और लोगों के भेदभाव करते हुए उन्हें भी हंसिए पर डालना, तो ये इक्वलिटी की बात करता है कहीं ना कहीं, है ना, इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि पूर्णतः नागरिकता, स्वतंत्रता और साझा शक्ति, कौशल, ज्ञान, अनुभव आधार पर लोगों को जीवन के प्रभावित करने के मुद्दे में लोकतांत्रिक भागीदारी को सुविधा प्रदान करता है, तो ये क्या बनेगा आपका ये क्या बनेगा? सहभागिता बनेगा। तो पार्टिसिपेट हो रहा ना, लोगों के साथ भागीदारी हो रहा ना, पार्टिसिपेट। यस सर, ये लोकतांत्रिक तो सहभागिता। और फिर कहता है कि लोगों को उनके मानवाधिकार का दावा करना और ज़रूरतों को पूरा करना और जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना, प्रक्रियाओं को अधिक नियंत्रण करने में सक्षम बनाना, ये आपका आ जाएगा कहाँ पर? सक्षम बना रहा है सामाजिक न्याय। अधिक ये न्याय। सर सामाजिक। तो पहले का 4 लगाइए और दूसरे का क्या लगाएंगे? दूसरे का 3 लगाएंगे। दूसरे का 3, पहले का 4, दूसरे का 3, पहले के 4, दूसरे के 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा पहले। अगला सवाल, चलिए बताइए यहाँ पे सामान्य सामग्री दृष्टिकोण किसमें आएगा, विशिष्ट किसमें आएगा, प्रक्रिया किसमें आएगी? क्वेश्चन नंबर 33। सामान्य सामग्री आएगी आपका समुदाय के सेवाओं को समन्वित करना, है ना। और विशिष्ट में आ जाएगा सेवाओं का विशिष्ट मुद्दा, और प्रक्रिया में आ जाएगा प्रक्रिया। तो आप देखिए 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, थर्ड बी ऑप्शन। का 1, ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है। थर्ड। थर्ड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट। पहला और तीसरा, पहला तीसरा में था लेकिन थर्ड करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सामाजिक व्यक्तिक प्रक्रिया के बारे में सही वर्णन करता है? अध्ययन, निदान, उपचार, कहाँ पे है, कोई है? अच्छा, ये थोड़ा अध्ययन, मूल्यांकन, उपचार। ऑप्शन 1। दूसरा सर, दूसरा। दूसरा जाएगा, अध्ययन, मूल्यांकन, उपचार बता रहा है। अध्ययन उपचार में मिलेगा। उपचार। अच्छा, यहाँ पे 34 में आयोग ने दूसरे को माना है ना। तो स्टडी, असेसमेंट, ट्रीटमेंट, इंग्लिश देखिए जरा। ऑप्शन आपका सेकंड वाला ही करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। पहले ट्रीटमेंट, मूल्यांकन तो लास्ट में होगा ना? सर मूल्यांकन लास्ट में होगा, आपने बोला था एक बार। वैसे पहला ही है। असेसमेंट होगा, है ना। यहाँ इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान देना था। इवेलुएट वाली प्रक्रिया आती जब ना, तब मूल्यांकन वो परिपेक्ष में लिया जाता है, तब वो लास्ट में आता। यहाँ पे इसके बाद मूल्यांकन आता है।
है ना, इवेल्युएट इसको कहते हैं, इवेल्युएशन। लेकिन असेसमेंट यहाँ पे आता है, असेसमेंट का मतलब भी मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट जवाब उठाएगा, सेकंड ही। कभी कभी हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश से क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, है ना। 34 का ऑप्शन जो है सेकंड ही सही है। निम्नलिखित में से अपने सदस्यों के लिए सामाजिक समूह में प्रोग्राम मीडिया का क्या उद्देश्य हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, और इजी सवाल है। ऐसे सवाल यूजीसी में आ सकते हैं दिसंबर में। व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, बिल्कुल सही। सामाजिक व्यक्ति कार्य पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी भाई? बड़ा अच्छा सवाल मैरी है। रिचमंड ने सर। मैरी रिचमंड, रिचमंड आएगा सर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा व्यक्तिगत कार्य में निदान का प्रकार क्या हो सकता है? मैंने पार्लियामेंट का 3 प्रकार बताया है, किसी को याद है? नैदानिक, आइडियोलॉजिकल गति। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, सर एक समाजकार का सर तो ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक जो हर्बर्ट स्पेंसर की है, क्या ये समाजकार का सर्वप्रथम पुस्तक नहीं है? फिर से रिपीट करिए, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है ना सर? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हाँ, और जी, तो ये मतलब समाजकार की सर्वप्रथम पुस्तक नहीं है, पहली पुस्तक? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किताब तो उसी की है, हर्बर्ट स्पेंसर की ही है। लेकिन देखिए, किताबों अगर हम बात करें तो कई किताबें जो हैं अलग अलग तरीके से आती हैं, लेकिन फिर भी अगर सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो हर्बर्ट स्पेंसर का ही नाम लगा के आइए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये प्रिंसिपल ऑफ जो है किताब दी गई थी सन तो 1876 ये में। ये समाजकार की पहली पुस्तक है, ये पूछ रही हूँ, पहली पुस्तक है कि नहीं? अच्छा, प्रथम पुस्तक की बात आप कर रहे हो, ठीक है ना। जी सर। ओके। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि विद्वानों ने अलग अलग ईयर में अपनी किताबें जो है प्रकाशित की हैं। तो मैं हर्बर्ट स्पेंसर के परिप्रेक्ष्य में अगर जब सिद्धांतों की बात आएगी तो यहाँ पर इनकी किताब प्रथम है। नहीं तो समाजशास्त्र में वैसे किताब तो अगस्त काम्टे की बहुत पहले आ गई थी, इनसे भी पहले किताब आई थी, ठीक है। तो प्रिंसिपल में अगर आपसे सोशियोलॉजी पूछा जाएगा तो इनकी किताब प्रथम होगी, अदरवाइज नहीं। प्रिंसिपल की प्रथम पुस्तक में आप जरूर ध्यान रखेंगे, इनका नाम आएगा हर्बर्ट स्पेंसर का, करेक्ट रहेगा। ये इन्होंने पहली किताब लिखा था। और निदान में अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट ने, तो एक आपका आता है नैदानिक, एक एटियोलॉजिकल, एक गतिशील। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है कि नहीं? एटियोलॉजिकल को बोला था कालात्मक, है कि नहीं? यस सर। अहम को व्यक्तित्व का मुख्य कार्यकारी माना जाता है, बात ठीक है। बताओ वह डैश के बीच में संतुलितकारी शक्ति माना जाएगा किस में? इदम और परा। यस सर। किनके बीच में पाया जाता है, ये पूछ रहा है ना आपसे। तो इदम और परा अहम के बीच में पाया जाता है ना, अहम, है कि नहीं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। सक्रिय यानी एक्टिव लिसनिंग, पहले तो मुझे यही बता दीजिए ये किसने दिया। अच्छा, वही सवाल है देने वाला, बताइए किसने दिया भाई? कार्ल रॉजर्स सर। बिल्कुल। क्लाइंट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल थेरेपी, ठीक है। तो ये जो सोशल वर्क की थेरेपी है ना, जल्दी ही चलाऊंगा, इन सारी थेरेपी पर बात करूंगा, थ्योरीज वगैरह पे, थेरेपी जितनी है। सामाजिक लक्ष्य प्रतिमान का केंद्रीय बिंदु है, बताइए कौन सा केंद्र बिंदु है सामाजिक लक्ष्य का प्रतिमान में? सोशल गोल मॉडल जानते हैं आप लोग, पापेल एंड रोथमेल का। चेतना और सामाजिक उत्तर। किसने दिया था ये? पापेल एंड रोथमैन ने दिया था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रोथमैन ने। में सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व तो बताया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य का नुकसान नहीं है, बताइए नुकसान नहीं है। समूह कार्य किफ़ायती और समय बचाने वाला, क्योंकि एक ही समय में कई पक्षकारों का इलाज किया जाता है। सही जवाब है पहला ये, है ना, पहला ये। समूह कार्य किफ़ायती और समय बचाने वाला है क्योंकि यह एक ही समय में कई पक्षवारों का इलाज भी करता है। बिल्कुल, ग्रुप वर्क में यही है और इसी सवाल पूछा है, नुकसान नहीं है। गोपनीयता प्राप्त करने के लिए कठिन है, व्यक्तिगत ज्ञान समूह के लिए साथ साझा किया जाता है। कहाँ साझा किया जाता है साझा, गलत है, किफ़ायती नहीं है, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का मानदंड नहीं है? अच्छा सवाल। लक्ष्य उद्देश्य में अंतर, समूह का मानदंड नहीं है लक्ष्य उद्देश्य का अंतर। ठीक है, ऑप्शन सही जाएगा थर्ड। बताइए यहाँ पे सामाजिक व्यक्ति कार्य का चरण, अब बताइए चरण। सेकंड सर, प्रवेश, अध्ययन, सामाजिक निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति। जी सर, सेकंड। सेकंड सही जवाब, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में से व्यक्तिक कार्य प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। फिर देखिए अगेन कितनी बार सवाल आ रहा है। फर्स्ट सर। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1। देखते रहिएगा, प्रवेश, अध्ययन, निदान, लक्ष्य का गठन, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति, है ना? मूल्यांकन समाप्ति। पार्लियामेंट का बताइए। व्यक्तिक कार्य में पीएस की अवधारणा, 4 पीस के बारे में पढ़ा है ना आपने, उसकी अवधारणा लिया गया। पार्लियामेंट। तीसरा सर, समस्याग्रस्त व्यक्ति एक स्थान पर आना, पेशेवर रूप समस्याग्रस्त से व्यक्ति होगा पहले, समझो। तीसरा फिर स्थान होगा, फिर क्या होगा? कार्यकर्ता। अच्छा, ये कार्यकर्ता वो होगा जो पेशेवर रूप में हो रहा है ना, जहाँ पे सहायता की बात हो रही है। और चौथा जो है प्रोसेस है। तो पहले प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या हो गया? सॉरी, पहले समस्याग्रस्त व्यक्ति होगा ना, पर्सन होगा। पहले क्या हो गया? पर्सन, फिर उसके बाद प्लेस हो गया, प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ Place। गई, फिर उसके बाद इसकी प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये आपका सही रहेगा थर्ड। ठीक है, पेशेवर के रूप में प्रशिक्षित जो सामाजिक कार्यकर्ता की जो सहायता है वो क्लाइंट को है, इसलिए प्रॉब्लम वहाँ पे है ना? आप ये ना समझिए कि कार्यकर्ता के अंदर प्रॉब्लम है, ये नहीं, प्रॉब्लम क्लाइंट के पास है, उसकी मदद कर रहा है। प्रभावी समूह कार्य की कुंजी कार्यकर्ता के पास है। क्या ये बात सही है? सही है सर। चलो, अगर आप कह रहे हो तो मैं भी सही कहूँगा। कार्यकर्ता समूह के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ये बात गलत है क्या? गलत है सर। ठीक है, गलत। सही जवाब यहाँ पे आया आप लोगों का, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड चला जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहा है आपसे 47 में कि एक आपका, अच्छा भाई ये तो जिन प्याजे फिर आ गए, चलिए बताइए। और ये कौन आ गए? एरिक इरिक्सन। ओके, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एक तरफ से है, एक तरफ से मनोलैंगिक सिद्धांत है। जरा जवाब बताइए, कौन सा मानसिक अवस्था से रिलेट करने वाला है ये? भाई विश्वास बनाम अविश्वास को, विश्वास बना था। हाँ, और बुधावस्था को स्वतः बनाम संदेह। जी, स्वतः बनाम आत्मबल बनाम दोष। या संदेह, संदेह। और जन्नांग आत्मबल बनाम दोष। बिल्कुल सही बात। और प्रसूति उद्योग बनाम उद्योग बनाम तो 47 का सही जवाब चला गया आपका यहाँ पर, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चौथा। 48। बताइए जरा एक बार आप लोग कि सामाजिक व्यक्ति कार्य निश्चित मानव कल्याण संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक प्रक्रिया है। यस, सही है, सही है। बताई जाती है, ये प्रोसेस सही है। और यह व्यक्ति को उसकी समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता भी करता सही है सर। व्याख्या होगी। व्याख्या करता है। सही है सर। तो 48 का मैं आप लोगों से कहूँगा ऑप्शन ए को लगाइए, व्याख्या भी सही है। बात करते हैं 49 की। टोसलैंड और जो है रिवॉस 2001 के अनुसार समूह में गतिशीलता की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए कौन सी 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बताई थी, उनके बारे में हमें जिक्र करना है। 4 कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल है। ठीक है, एक तो आपका देखो ध्यान से, ये आपका आएगा संचार और अंतःक्रिया का प्रयोग, जो टोसलैंड का था, ये एक सी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको देखो मिल भी गया है। उसके बाद डी आएगा, समूह जुटता आ जाएगा। फिर उसके बाद ई आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ई आ जाएगा, यानी सी डी ई, और आपके अंत में आपका जो आएगा वो आ जाएगा जी, समूह संस्कृति। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी डी ई और जी, ये सही है। टॉसलैंड का है 2001 का। ये समूह कार्य की अवस्था है, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एडजॉर्बिंग, उसी तरीके से ये भी टोसलैंड का भी, ठीक है ना, वहीं से सवाल लिया गया था। ग्रेस कोयले ने सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य बताया है, क्या बताइए? क्वेश्चन नंबर 50।
एक तो बताया व्यक्ति की जरूरतों और क्षमता के अनुसार विकास के अवसर दीजिए, बिल्कुल बात सही है। व्यक्तियों को अन्य दोनों है सर। समूह और समुदाय के साथ राइट, दोनों है सर। ये भी सही है, दोनों सही है। पहला और तीसरा, सॉरी पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कार्य समूहों की संशक्ति की संरचनात्मक प्रभाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। श्रमिकों की संतुष्टि, उच्चतर उत्पादकता, कम श्रम आवृत्ति और अनुपस्थिति, ये भी आएगा दोनों आपका। 51 का भी आपका ना यहाँ पे तीसरा सही होगा। गलत कथन इंगित कीजिए, गलत बताइए कौन सा है। डी आपका गलत है, 4 ऑप्शन। समूह डी वाला। संस्कृति स्वतः संघर्ष रहित समूहों को प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। उसे व्यक्तिगत क्षमता और विकास में अंतर को स्वीकार करना चाहिए, जहां व्यक्तियों को स्वयं को समझने में मदद करने का प्रयास करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के प्रति उनके व्यवहार को संशोधित करने में उसकी सहायता करते हैं। उपर्युक्त वाक्य जो है वो निम्न के सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। बताइए, क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए हर एक व्यक्ति यूनिक होता है और ये निरंतर व्यक्तिकरण। निरंतर व्यक्तिकरण। पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? क्या अनोवा। नोवा। देश में वर्णात्मक शोध पद्धति उपयुक्त होती है, क्या आप यहाँ पर व्यवहार विज्ञान कहेंगे? व्यवहार विज्ञान। नहीं Yes, sir. यूज होता है वर्णात्मक पद्धति, ऑप्शन यही सही रहेगा पहला। यादृच्छिक एनोवा क्या है सर? प्रकार। जी सर, एनोवा टेस्ट है सर। क्या कह रहे हैं सर? एनोवा ही पूछ। यादृच्छिक संभाव्य प्रतिदर्श। पहला सर संभाव्य। यादृच्छिक प्रतिदर्श किस प्रकार का प्रतिदर्श एक रूप में है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा पहला सर। प्रोबेबिलिटी वाला, बिल्कुल सही जवाब का है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट है, बहुत इजी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? अच्छा ये दूसरा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। फिर आपका वही सवाल, माध्य विचलन कर दीजिए। माध्य विचलन। माध्य विचलन। इतना सरल सरल प्रश्न देता है ना कि क्या बताया जाए आपको। डैश निम्नलिखित कहता है कि विधियों में सामाजिक मानचित्रण शामिल है भाई, और ध्यान इस बात पर है कि लोग कैसे भौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश देखने से संबंधित है जैसा कि वह मौजूद है। पहला सर। पहला सर। ग्रामीण डेवलपमेंट। अच्छा PRA, ओके ठीक है। पार्टिसिपेटर, रूरल अप्रेजल, और बेसिकली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन सही है, पहला ही। अभिकथन में कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया जा सकता है या किया जाता है, क्या ये बात सही है? राइट सर। जी सर। ठीक है भाई, सही। सेकंड भी सही है सर। मुख्य कारण है पक्षपात और विकृति से बचाना। चलिए तो व्याख्या होगी, बिल्कुल होगी। और जी सर। ये आज का लास्ट सवाल है, पथ विश्लेषण क्या है? स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच वाला सर। आंतरिक धारणा के साथ कई प्रतिगमन विश्लेषण की एक श्रृंखला होती है। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर सही होगा। आज 30 में आप लोगों को, सॉरी 60 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोगों ने? बताइए। सर गिने नहीं सर। चलो आज तो आपने काउंट ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर क्लासेस होगी। और MPPSC आशुतोष जी, आशुतोष गौर नहीं है क्या? जी सर। हाँ कल तैयार रहना मॉर्निंग में, ठीक है। सर अभी क्लास नहीं लगेगी सर? नहीं अभी क्लास नहीं है, मॉर्निंग में क्लास रहेगी, है ना कल? जी सर। कितनी क्लास लेंगे है ना? थैंक यू सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए पर डे, ठीक है ना? सब वीडियो भेज दीजिएगा।